ओम सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ वसुधैव कुटुंबकम व राष्ट्र कुटुंबकम में अंतर। ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे जो है राष्ट्र कुटुंबकम नीति हमारी अब चल रही है और पहले हमारी वसुधैव कुटुंबकम नीति थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले जो है हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम नीति रही है हमेशा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है अयम निज परोवेति गन्ना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका अर्थ ये था कि ये मेरा है, ये तेरा है। ये तो जो है छोटे हृदय के लोग सोचते हैं, और जो उदार हृदय के लोग होते हैं, बड़े हृदय के लोग होते हैं, जैसे भारतीय लोग होते थे, वो तो पूरी वसुधा को ही अपने परिवार के समान मानते रहे हैं और मानते हैं। और ये नीति का प्रभाव हमारा ये रहा कि हमने जो है जितने भी हमारे यहाँ कोई भी आया तो उसे हमने अपना अतिथि ही माना और इस अतिथि के समान सम्मान दिया। और इस अतिथि सम्मान का नुकसान हमें ये हुआ कि आपने देखा होगा कि 1857 तक अंग्रेज़ शासक यहाँ पे काबिज हो गए, उससे पहले मुग़ल शासक यहाँ पर काबिज हो गए। ये हमारी जो ये नीति थी वसुधैव कुटुंबकम, इसकी वजह से ही हुआ। और ये जो शासक यहाँ पे आते रहे, जो हमारे भारतीय थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हें सब को इन्होंने प्रजा मान के चले। और जब इन्होंने अत्याचार करने शुरू किए, जैसे जो है मुग़लों ने सिखों पे अत्याचार किए और उनके जो है एक गुरु थे उन्हें फांसी पे लटका दिया, गुरु के 2 बच्चों को फांसी दीवार में छिनवा दिया। तो इस तरह के जो अत्याचार किए, इसके बाद मुग़ल शासन का विरोध हुआ। तो वो मुग़ल शासन को ख़त्म करने के बाद फिर ये ब्रिटिश शासक हमारे यहाँ पर आ गए। उन्होंने भी अत्याचार की हद पार करनी शुरू कर दी। उन्होंने 1857 में, जिसे वो सिपोही म्यूटिनी बताते हैं, वो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया था, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। और इसमें जो है के बाद अंग्रेज़ों ने ऐसी नीतियाँ बनाई जिसमें यूरोपियन का लाभ होता था और जो हमारे भारतीय थे उन्हें ज़्यादा लाभ नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति बनाई, उसमें ये प्रावधान किया कि जो भारतीय हैं उन्हें भी अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने लिखने का मौका दिया जाएगा। उसका प्रभाव ये हुआ कि हमारे जो हमारे भारतीय लोग थे शिक्षित लोग बन गए, अंग्रेजी शिक्षित लोग बन गए। उन्होंने देख लिया कि भाई इसका खोज जिसकी सिविलाइजेशनल वैल्यूज बहुत क्या है, तो उनकी समझ में आया कि ब्रिटिश एम्पायर की खोज जो था कारण था ग्रोथ का, वो कारण ये था कि वे अपने जो सब्जेक्ट थे या अपने जो नागरिक थे उन्हें पूरे अधिकार देते थे और नागरिकों के प्रति समान व्यवहार करते थे। और हर नागरिक अपने दूसरे नागरिक से प्रेम करता था, और हर नागरिक जो है अपने देश से फर्स्ट प्रायोरिटी पर प्रेम करता था। तो यहाँ पे जो है जो नेशनलिज्म की भाषा, नेशनलिज्म का जो व्यवहार था वो ब्रिटिश लोग करते थे, इस कारण से वे मजबूत होते चले गए। तो हमारे भारतीयों ने ये तय कर लिया, ये अपने संकल्प बना लिए कि अब हम भी भारतीयों को एक बनाएंगे और उन्हें भी राष्ट्र प्रेम करना सिखाएंगे और हर भारतीय को भारतीय से प्रेम करना सिखाएंगे और राष्ट्र को प्रथम मानेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, उसका भी एजेंडा यही था कि भाई जो है ना, हम एक राष्ट्र के रूप में डेवलप हो और हमें एक राष्ट्र माना जाए और भारतीयों को बहुत सारे अधिकार दिए जाएं जो ब्रिटिश सरकार अपने इंग्लैंड के नागरिकों को देती आई है या जो है ग्रेट ब्रिटेन के नागरिकों को देती आई है, वही अधिकार हमें भी चाहिए। यह आंदोलन होता रहा। ये आंदोलन आगे बढ़ के फिर राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो गया। राष्ट्रवाद का ये होता है कि राष्ट्रवाद में जिस राष्ट्र का हम खुद को नागरिक कहते हैं या जिसके नागरिक होते हैं उसके प्रति फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमें प्रेम करना होता है। और ये कंपल्सन भी होता है, क्योंकि हमारे कानूनों में और संविधान में ये लिखा होता है कि आपको ऐसा करना है, अदरवाइज आपको प्रदेश द्रोह के मुकदमे चलाए जाएंगे और आपको जो है देश निकाला भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार ये राष्ट्र प्रेम की भावना डेवलप करने वाली विचारधारा डेवलप हुई। और उसके बाद हमारे जो कांग्रेस के थे, उन्होंने नेता थे, उन्होंने स्वराज की मांग रखनी शुरू कर दी। उसमें बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं खुद पर स्वराज करूंगा। हमारे भारतीयों ने अंग्रेजों से पूछा भी कई बार किस अधिकार से आप हम पे राज कर रहे हैं, तो बड़े बदतमीजी के साथ पेश आते थे। उनका कहना होता था कि आप लोग इस काबिल नहीं हो कि अपने भारतीयों पर गवर्न कर सको, उन्हें कंट्रोल कर सको और अपने आप को शासित कर सको, इसलिए हम कर रहे हैं।
तो भारतीयों ने यह दृढ़ निश्चय बना लिया कि अब उन्हें जो है इन अंग्रेज़ों को बाहर भगाना है और खुद को देश को चलाना है। इस राष्ट्र प्रेम को ही जो कहते हैं हम नेशनलिज्म कहते हैं, और ये राष्ट्र कुटुंबकम की भावना है जो धीरे धीरे डेवलप हुई, और जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए ये और ज़्यादा गहरी होती चली गई। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी गई और हमारे शहीदों को ये फांसी देते रहे अंग्रेज़, तो उतने ज़्यादा राष्ट्र प्रेम की भावना डेवलप होती रही। और एक समय ऐसा आया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कि अंग्रेज़ कमज़ोर पड़ गए और दो रूस और अमेरिका दो उभर के आए महाशक्तियाँ, तो उन्होंने भी ये कहना शुरू किया कि भाई अभी जितने भी देश परतंत्र हैं उन्हें आज़ाद किया जाए। इसके बाद भारत को भी ये अवसर मिला और उस भारत को बताया गया कि आपका इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है का प्रस्ताव पास कर लिया गया है, मान लिया गया है, और आपको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दी जाएगी। तो हमारे भारतीयों ने फिर एक संविधान की रचना की। संविधान जो आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन चला में बना, और उसमें जो है हमने साफ लिख दिया है कि जितने भी भारतीय हैं उन्हें सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, और जितने भारतीय हैं उन्हें जो है समान अवसर दिए जाएंगे, और हर भारतीय अपने दूसरे भारतीय से प्रेम करेगा। और संविधान में राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र कुटुंब की भावना कूट कूट कर भर दी गई है, और ये सुप्रीम लॉ कानून बना दिया गया है आज की डेट में। और इसलिए जो है अब कोई भी व्यक्ति राष्ट्र जो कुटुंब है उसके अलावा नहीं सोच सकता है भारत में रहकर, और भारतीय नागरिक को राष्ट्र प्रेम करना ही करना होता है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और हमारे अपने तरीके हैं। अभी जो है 1 जुलाई 2024 से भारतीय सरकार ने, जो मोदी सरकार है, उसने ये कर दिया है कि जो पहले दंड व्यवस्था थी, कानून के नाम भी इस तरह रखे थे, इंडियन पिनल कोड, उन्हें बदल दिया गया है, और अब उन्हें भारतीय न्याय संहिता बदल दिया गया है कि अब हमारा मकसद हमारे नागरिकों को न्याय देना है, न कि दंड देना है। तो इस तरह की बड़ी सोच के साथ जो है हमने बहुत सारे सुधार किए हैं, और जब से हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ है ये एक लिविंग पर्सन की तरह काम कर रहा है, और ये लगातार इवोल्व हो रहा है। और इसमें जो संशोधन अब तक जितने हो चुके हैं उनके द्वारा बहुत सारे जनहित के कार्य किए जा चुके हैं, और शासन व्यवस्था संभालने के लिए हमारे पास एक लिखित संविधान है जिसमें हम बहुत ही आसानी से जो है अमेंडमेंट कर लेते हैं, और फिर अमेंड के अनुसार जो कानून बनता है उसके अनुसार हम अपने को शासित करते हैं, और लोकतंत्र हमारे देश में स्थापित है। और आज हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर पनपी 1857 के फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, वो हर भारतीय में जन्मी है, और ये जो सरकारें आ रही हैं वो भी इसी भावना को बनाए रखने के लिए तैयार हैं, और वो भावना बनाने का काम करती हैं। जो संविधान में भी आर्टिकल 51A में ये साफ साफ कहा गया है कि हर भारतीय को जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो नेशनलिज्म के ऑब्जेक्टिव थे और जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के ऑब्जेक्टिव थे, उसके अनुसार ही अपने उद्देश्य को बनाना है और उसके अनुसार ही अपने एम्स की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार से भारतीय संविधान ने सभी भारतीयों को एक करने में मदद की है, और आज स्थिति ये है कि भारत संसार की थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है, और बहुत जल्दी ये थर्ड इकोनॉमी बन जाएगा। तो उसके बाद जो है भारत जो है विश्व गुरु का काम करेगा। मैं आपको ये बता दूं कि जो भारत में भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि है, वो संसार में नंबर 1 है। इसलिए भारत एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, और ये अपने जितने 140 करोड़ भारतीय हैं सभी को भोजन और उसके अन्य बेसिक नीड्स पूरी करा सकता है। इस प्रकार एक भारत ऐसा देश है जो एक सबसे अमीर देश है, और ये कहना कि यहाँ पे गरीब लोग हैं, गरीबी है, ये जो है इस देश का अपमान करने के समान है। भारत में कभी कोई गरीबी नहीं है। गरीबी अगर है तो वो बुराइयों की गरीबी है, उसे हमारे जो है राजनेता और हमारे भारतीय सभी दूर कर रहे हैं। बुराइयों की गरीबी का मतलब ये है कि अशिक्षा हो सकती है आपके अंदर, उसे आप दूर कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि अशिक्षा दूर नहीं हो सकती है। उसे 100% साक्षरता जैसे ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे भारत में बनाई जा सकती है, और इसी सोच पे हमारी सरकारें काम भी कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो राष्ट्र कुटुंबकम की भावना बनी है उसे हमेशा बनाए रखें, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो भारत की पहले से ही रही है, प्राचीन काल से ही रही है, लेकिन ये अब जो है नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फर्स्ट कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी की जो प्रायोरिटी है हमारी वो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र कुटुंबकम की भावना है,
और जो सेकंड प्रायोरिटी की हमारी जो एम है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। आज भी भारत देश जो है पूरे संसार में शांति का माहौल बनाना चाहता है, और जो कल्याण मंत्र है, जितना सुंदर कल्याण मंत्र संसार में कहीं नहीं है, मैं हर वीडियो से पहले उसे दोहराता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार से हम तो हमेशा से पूरी वसुधा के कल्याण की बात करते आए हैं। सनातन धर्म हमेशा जो है से पूरी वसुधा के कल्याण की बात करता रहा है। यहाँ के जितने भी शास्त्र हैं, उसमें जितने श्लोक हैं, वो सभी पूरे विश्व के मानवों के कल्याण की और विश्व के जीव जंतुओं के कल्याण की बात करता है। और ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि जो सनातन संस्कृति है वो जितनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वो वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। और सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर कोई संस्कृति है वो सिर्फ भारत की है। तो मैं यही आपको अंतर बता चुका हूँ कि जो राष्ट्र कुटुंब है और वसुधैव कुटुंब है उसमें क्या अंतर है। हालांकि अब ग्लोबलिज्म की बात हो रही है, ये वसुधैव कुटुंब की बात ही है, लेकिन ग्लोबलिज्म का मैं और जो आपका नेशनलिज्म है इसमें थोड़ा फ़र्क है। नेशनलिज्म में फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपने नागरिकों को जो है रोज़गार दिया जाता है, उसे अधिकार दिए जाते हैं, उसके भलाई का काम किया जाता है। हालांकि 1992 में जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लागू हुई हमारे यहाँ पे, उससे जो है थोड़ा सा भारतीयों के साथ साथ पूरे वसुधा के लोगों को फिर से हमने प्रायोरिटी देनी शुरू की है। लेकिन मैं अब जो आंदोलन चल रहे हैं, जैसे स्वराज्य स्वदेशी जागरण मंच और इस तरह से और भी स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने की बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से की प्राचीर से कहा है कि हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। तो मैं भारतीयों से अपील करना चाहूँगा कि वे भी जितने स्वदेशी सामान उन्हें खरीदे। कुछ स्वदेशी सामान तो ऐसे हैं जिसमें जो है प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आप गेहूँ स्वदेशी ले रहे हैं, बेसन दालें ये सब स्वदेशी ले रहे हैं। लेकिन अब अगर आप यही चीज़ें किसी ब्रांडेड कंपनी से खरीदें, विदेशी कंपनी से खरीदें, तो विदेश की कंपनी को लाभ होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो स्वदेशी कंपनियां सामान बना रही हैं उनको ही आप लाभ दें, उनका ही सामान खरीदें, उन्हें प्रयोग करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं इसमें क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो इस कारण से आप हमारे देश को उन्नत बना सकते हैं और इसके राष्ट्र प्रेम को बढ़ा सकते हैं और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा सकते हैं और राष्ट्र कुटुंब बना सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा आपसे बाद में, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश का प्यार आपको यही बताता है कि आप जो हमारे स्वदेशी सामान हैं उन्हें खरीदें और जो हमारे नागरिक स्वदेशी सामान बना रहे हैं उन्हें प्रयोग करें। और यही मैं आपसे आज के वीडियो में विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।